हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम पंकज, SRG मेरठ। एक बार आपके सामने पुनः एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, जैसे कि अब तक जो वीडियो आपको प्रेषित की गई वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में थी, और अब जो ये वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं ये आधारशिला मॉड्यूल फाउंडेशन लर्निंग पर बनाई गई हैं। और ये हमारी थर्ड वीडियो है फाउंडेशनल लर्निंग पर। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि ऐसे कौन कौन से कारण थे, कौन से ऐसे घटक थे कि इस आधारशिला मॉड्यूल की संकल्पना को रचा गया। साथ ही हमने ये भी चर्चा की थी कि आधारशिला मॉड्यूल 4 वर्गों में या 4 भागों में विभाजित है। और प्रथम भाग में सामान्य शिक्षण तकनीक, भाषा और गणित, इन पर परिचर्चा की गई थी। द्वितीय भाग में कक्षा 1 और 2 के लिए भाषा और गणित की संकल्पना को लेकर परिचर्चा की गई है। भाग 3 में कक्षा 3, 4, 5 की भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन को केंद्र बिंदु बनाकर रखा गया है। और भाग 4 में मेरी शिक्षण संदर्भिका और मेरा स्वयं का विकास और बदलाव, इन सब बातों को लेकर परिचर्चा की गई है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण घटक को इसमें सम्मिलित किया गया है, TPI, टीचर्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो ये आपको एक ओवरऑल रूपरेखा बताई गई थी पहली वीडियो में। फिर दूसरी वीडियो में हमने ये परिचर्चा की कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे मुख्य कारक हैं जो किसी भाषा के विकास को और परिष्कृत बनाते हैं। इसमें हमने आपसे परिचर्चा की थी कि भाषा के लिए मुख्यतः 3 चरण होते हैं, अनुभूति, विचार, चिंतन, और तीसरा था अभिव्यक्ति। कि भाषा का अगर हमें विकास करना है तो पहले हमें बच्चों को भावनात्मक रूप से संबल बनाना होगा और उनको भावों को व्यक्त करने की उनकी जो कौशल है, उनकी जो कला है, उस पर ध्यान देना होगा। तो पहले हमें उन्हें अनुभूति करना, किसी चीज को महसूस करना, और उसके पश्चात उस अनुभव पर विचार करना, चिंतन करना, और उसके बाद अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। इन 3 चरणों के बारे में हमने अपनी सेकेंड वीडियो में बताया था। साथ ही साथ हमने ये भी परिचर्चा की थी कि भाषा है क्या, कि भाषा सिर्फ केवल मात्र विचारों का आदान प्रदान नहीं है, और बल्कि ये बहुत सारी चीज जैसे कि अनुमान लगाना, तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, समीक्षा करना, कुछ ऐसे बिंदु भी हमने अपनी सेकेंड वीडियो में वर्णित किए थे। और उसके बाद आज हम परिचर्चा कर रहे हैं कि भाषा शिक्षण के लिए प्रभावी शिक्षण तकनीक कौन सी होती है या कौन सी होनी चाहिए। तो यह प्रभावी भाषा शिक्षण के बारे में बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो शिक्षण योजना बनाएंगे या जो हम शिक्षक तकनीक का चयन करेंगे, उस चयन का आधार क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उस चरण का आधार होगा लर्निंग आउटकम्स। अपने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में हम लर्निंग आउटकम का पूरा एक सेशन ले चुके हैं, और जिसमें हमने बात की थी कि लर्निंग आउटकम 2 प्रकार के होते हैं, फोकल और नेस्टेड। यहां एक बार हम उनको रिकॉल कर लेते हैं कि फोकल लर्निंग आउटकम मतलब मैक्रो, वृहद, बड़े, जो अपने अंदर काफी व्यापक विषयों को सम्मिलित या उपविषयों को सम्मिलित करते हैं। और नेस्टेड लर्निंग आउटकम यानी माइक्रो, सूक्ष्म, जो किसी एक विषय वस्तु और उससे जुड़ी हुई अन्य संकल्पनाओं को साथ लेकर चलते हैं। अगर हम बात करें भाषा में कितने कौशल हैं या कितनी दक्षताएं हैं या कितने लर्निंग आउटकम्स हैं, तो यहां हम कहेंगे कि भाषा के लिए 3 प्रकार के लर्निंग आउटकम्स हैं, 3 प्रकार के शैक्षिक संप्राप्ति हैं। कौन कौन सी? पहली फोकल, दूसरी नेस्टेड, और तीसरी है सिलेबस से जुड़े हुए, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम्स। क्योंकि आज का हमारा सेशन भाषा शिक्षण पर आधारित है और उसमें भी हम हिंदी विषय को आज चुन रहे हैं पूरी व्याख्या करने के लिए, तो हिंदी के साथ साथ ही समस्त भाषाओं की लगभग विधियां एक समान होती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कौन कौन सी अप्रोच किस किस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए इफेक्टिव हो सकती है। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि अगर हम
किसी भी विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, किसी भी भाषा को पढ़ाने जा रहे हैं, तो कक्षा में जाने से पूर्व हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, कक्षा में प्रवेश करने के बाद शिक्षण आरंभ करने से पूर्व हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, और शिक्षण की अवधि में हमारा व्यवहार या हमारी विधि कैसी होनी चाहिए, और अपने पूरे कंटेंट को बच्चों तक संप्रेषित करने के बाद हमारी योजना किस प्रकार अपने अंतिम चरण तक पहुंचनी चाहिए। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम भाषा के कौन कौन से कौशल हैं, हमें उन पर ध्यान देना होगा। एज वी ऑल नो कि भाषा के 4 कौशल हैं, सुबो, पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन अगर हम फाउंडेशनल लर्निंग की बात करें, आधारशिला मॉड्यूल की बात करें, तो उसमें जो एक कौशल है इनको 4 भागों में रखा गया है। सुनना और बोलना भाग 1, पढ़ना और लिखना सेकंड कैटेगरी, साथ ही साथ व्याकरण और उच्चारण थर्ड कैटेगरी, और फोर्थ है कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता। अर्थात यहां भाषा के और व्यापक क्षेत्रों को समावेशित कर दिया गया है। यहाँ ये कहा गया है कि केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि इन कौशलों को विकसित करने के बाद बच्चों को उस अवस्था तक लेकर आना है जहां पर वो किसी भी भाषा के व्याकरण के सभी नियमों से परिचित हो और उन नियमों का प्रयोग अपने वाक्यों में या अपने दैनिक व्यवहार में कर सके। फिर ये कहा कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि सिर्फ वो उन व्याकरणों का ज्ञान कर ले, अपितु वो मौलिक चिंतन भी कर सके, उसकी सृजनात्मकता, उसकी कल्पनाशीलता का भी व्यापक स्तर देखने को मिले। भाषा का ऐसा ज्ञान दिया जाना आवश्यक है। तो यहाँ एक शिक्षक भाषा को किस प्रकार पढ़ाता है, ये शिक्षक के स्वयं के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि यदि शिक्षक भाषा विषय में बहुत रुचि लेकर अध्ययन करता है, स्वयं अध्ययन करता है, तो निसंदेह वो बच्चों को भी बहुत प्रभावी शिक्षण दे पाएगा। तो यहाँ ये है कि एक शिक्षक किस प्रकार से प्रभावी अध्ययन या स्वाध्याय करे, वो किस प्रकार से अपने आप को परिष्कृत करे, स्वयं भी अपना विकास करे, क्योंकि जब तक वो स्वयं का विकास नहीं करेगा, अपने अंदर दक्षताओं को विकसित नहीं करेगा, तो वो बच्चों तक उस 100% कंटेंट या विषय वस्तु को प्रेषित नहीं कर सकता। तो यहाँ कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं कि सबसे पहले तो रोचक प्रस्तावना होनी बहुत जरूरी है, और इस शिक्षण तकनीक को हमने ध्यान आकर्षण मॉड्यूल की जो 18 तकनीक थी उसमें से 3rd नंबर पर हमने इस टॉपिक को लिया था, रोचक प्रस्तावना। तो यहाँ ये है कि क्लास में प्रवेश करने के बाद एक टीचर को हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए आगे बढ़कर बोलने के लिए। अगर बच्चे आगे बढ़कर बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं, तो टीचर का 50% कार्य अपने आप ही सफल हो जाता है। तो यहाँ बच्चों को सहज और सरल और रुचिकर वातावरण प्रदान करना भी एक टीचर का दायित्व बन जाता है। तो जब बच्चे एक ऐसे सृजनात्मक वातावरण में, ऐसे प्रेरणादायी वातावरण में सीखना आरंभ करेंगे, तो निसंदेह उनके संप्राप्ति स्तर में भी वृद्धि होगी। अब रोचक प्रस्तावना किस प्रकार हो, एज आई टोल्ड यू, इट टोटली डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड ऑफ अ टीचर, कि वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज के माध्यम से या प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से या किसी कविता सूक्ति के माध्यम से या कोई संस्मरण के माध्यम से या बच्चों को क्लासरूम में आगे बुलाकर उनके अनुभव शेयर करने के माध्यम से किसी भी प्रकार से क्लासरूम में इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन कर सकता है। और उसके बाद उसको विषय वस्तु तक लेकर आना, और विषय वस्तु तक लेकर आना किसके माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से। और गतिविधि कैसी हो, ये भी हमने ध्यान आकर्षण मॉड्यूल की वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था कि गतिविधि का जो तात्पर्य है वो मात्र इतना नहीं है कि बच्चों को खेल के मैदान में ले जाया जाए, बल्कि गतिविधि का मतलब है बच्चों को मानसिक रूप से सक्रिय रखना। तो ऐसी प्रत्येक युक्ति, ऐसी प्रत्येक गतिविधि, ऐसा प्रत्येक वक्तव्य, ऐसी प्रत्येक अवधारणा जो बच्चों को एकदम अलर्ट कर दे, आपसे उनकी कनेक्टिविटी कर दे, वो एक्टिविटी है। तो इस प्रकार से विषय वस्तु का जो एनहेंसमेंट होगा, जो और ज्यादा प्रभावशीलता के साथ विषय वस्तु बच्चों तक संप्रेषित की जाएगी, उसमें
इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। और जब एक्टिविटी बेस्ड कोई कंटेंट बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी वोकैबुलरी, उनका शब्दकोश भी बढ़ेगा, और शब्दकोश जब बढ़ेगा तो उनके चिंतन का स्तर बढ़ेगा, और जब चिंतन का स्तर बढ़ेगा तो उनकी अभिव्यक्ति भी बहुत अधिक स्तर तक बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे हमें पहले वोकैबुलरी पर ध्यान देना होगा कि बच्चा शुद्ध बोलना सीखे। जब वो शुद्ध बोलना सीखेगा तो वो समझना भी सीखेगा, और जब समझने की प्रक्रिया होगी तो पढ़ना और लिखना ये दोनों भी साथ साथ चलती जाएंगी। तो भाषा शिक्षण के समय सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है शुद्धता, कि एक टीचर को सदैव ये ध्यान देना चाहिए कि वर्तनी की शुद्धता, उसके उच्चारण की शुद्धता, उसके वाचन की शुद्धता और प्रभावशीलता उसको बहुत अधिक प्रिय बना देगी बच्चों में, और बच्चे अपने प्रिय शिक्षक से सीखना बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं। तो यहाँ एक शब्द आया मोटिवेशन, कि हमें बच्चों को बीच बीच में अभिप्रेरित भी करना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के चेहरे से ही, उनके बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल जाता है कि बच्चे हमारी कंटेंट को कितना समझ रहे हैं, और उनके द्वारा जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, या उनके द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों के माध्यम से हमें जो प्राप्त होता है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, अर्थात चिंतन, कि वो झलकता है उनके व्यवहार से कि एक टीचर कितना सफल हो रहा है। तो एक प्रभावी शिक्षण विधि वह है जिसमें शिक्षक को प्रतिपल मूल्यांकन करते रहना चाहिए। वो मूल्यांकन स्वयं टीचर का भी होता रहता है जब वो बच्चों के चेहरे पर अपने लिए प्रशंसा के भाव देखती है, और ये मूल्यांकन बच्चों का भी होता है जब टीचर उनके द्वारा दिए जाने वाले आंसर्स को, उनके द्वारा दिए जाने वाले बिहेवियर को बहुत अच्छी प्रकार से जज करता है। तो यहाँ तो हमने बात की कि प्रभावी शिक्षण तकनीक कैसी हो। तो सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि एक टीचर को हमेशा बहुत अलाइव, बहुत जीवंत और बहुत अपने विषय पर गूढ़ ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे बहुत क्रिएटिव खुद भी होना चाहिए। यदि एक टीचर स्वयं भी बहुत रचनात्मक होगा तो उसके विद्यार्थी भी रचनात्मक होंगे। साथ ही साथ बच्चों को कल्पनाशीलता को विकसित करने के लिए छोटे छोटे कार्य दिए जाएं, उनको 12 मीट्रिक बॉक्स के माध्यम से उनको पढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये 12 मीट्रिक बॉक्स क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद।